नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप। न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और सबसे पहले बात बाढ़ और बेबसी की। वो बाढ़ जो हर साल बिहार में तबाही मचाती है, वो बाढ़ जो हर साल लोगों को बेघर करती है। और इस बाढ़ से अगर बचना है तो एक मंत्र है बांध का निर्माण। और इसे लेकर लगातार नेपाल से कई दशकों से बातचीत चल रही है, लेकिन नतीजा सिफर है। और इसका नतीजा अब बिहार में एक बार फिर बाढ़ के जरिए देखा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बात हम खगड़िया की करते हैं। खगड़िया में बागमती और कोसी अपने उफान पर हैं और इसकी वजह से लोगों का जीना यहां मुश्किल हो गया है। सड़कों पर पानी आ गया है और आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी यहीं के लोगों को है। मदुरा से सिमराहा जाने वाली सड़क पर पानी चढ़ गया है और लोग यहां बेहद परेशान हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि प्राइवेट नाव के सहारे पैसे देकर वो आना जाना तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। समस्या यह है कि घर में पानी सटल है, लाउए से आवत जावत हो 5 रुपया दै छियै तो लावला टब्बे छै। ये सीधा रूट बन जाएगा, सब पब्लिक को दूर हट जाएगा परेशानी। उसके बाद जो है एक जो बलोर के रूट गया है सीधा, वो बीच में जो है टूटा हुआ है, उसको सीधा कर देगा, सब पब्लिक जो है सही से चलने लगेगा। तो खगड़िया में नदियां उफान पर हैं और इसका असर जो है सड़कों पर भी दिख रहा है। सड़क के ऊपर पानी आ गया है और अब लोगों के लिए एकमात्र सहारा नाव ही बचा है। बिल्कुल। और खगड़िया के बाद अब आपको हम दरभंगा की तस्वीर दिखाते हैं। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में पूरी तरह से बाढ़ का पानी फैला हुआ है। जो सड़कें हैं उस पर कई फीट पानी जमा हो चुकी हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये जो आपको तालाब सा नजारा दिख रहा है और जो पानी का बहाव दिख रहा है, ये कोई तालाब या नदी नहीं बल्कि ये सड़क है जिस पर लोग नाव के जरिए अब आवागमन कर रहे हैं। गांव के लिए नाव ही अब एकमात्र सहारा बचा हुआ है और लोग नाव से आने जाने को मजबूर हैं। स्थिति यह है कि जिस सड़क पर बाइक दौड़ती थी वहां अब नाव चल रहे हैं। सड़क किनारे का नजारा किसी बंदरगाह से कम नजर नहीं आ रहा है। प्रत्येक साल बाढ़ आता है और ये बाढ़ का लमसम 4 महीना रहता है। 4 महीना इस क्षेत्र के जनता को इस पानी में सिर्फ एक नाव ही सहारा है। बाकी किसी रोड सड़क का संपर्क नहीं है। जो लोग ये कुशेश्वर मार्केट आएंगे, अपने घर जो है सुरक्षित जाएंगे। इस नाव से लोग को इस बाढ़ में आना और जाना, अचानक आंधी तूफान आ जाता है तो नाव से भी घटना होता है। हर दिन लग जाए 3-3.5 किलोमीटर दूरी है। मजबूरी के हर चीज हमरा के नाव से व्यवस्था है। लेटरिन भी नावे से करऽ पड़ै छै, घास भूसा जे भी छै नावे से छै, करै छियै नावे से करै छियै भरि दिन। और देखिए, दरभंगा ही नहीं बल्कि जितने भी बाढ़ग्रस्त जिले हैं बिहार के, उन तमाम जगहों पर कुछ ऐसी परिस्थिति बनी हुई है जहां पर लोगों को नाव के जरिए ही आवागमन करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, इधर बिहार में बाढ़ पर जल संसाधन मंत्री संजय झा का बयान भी सामने आ गया। संजय झा ने कहा कि सरकार इससे बचने के लिए या फिर बाढ़ से बचाने के लिए काम कर रही है। जो नदियां हैं, जो मर चुकी मृत प्राय नदियां, उनको पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है और दूसरे तरीके से भी व्यवस्थाएं की जा रही है। संजय झा से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। बिहार इस वक्त बाढ़ से जबरदस्त रूप से जूझ रही है और जाहिर सी बात है, हर साल नियति बन गई है कि उत्तर बिहार के कई जिले नेपाल से आने वाले नदियों की वजह से बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। इस वक्त हमारे साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा मौजूद है। सर, हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ बुरी तरीके से कई जिलों को प्रभावित कर रही है। समस्या कहाँ हो रही है, कैसे इसका समाधान निकलेगा? देखिए, आपने कहा ही और मैंने बताया कि ये सारा नदी का उद्गम नेपाल में है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये तो तथ्य सच है ना। और नेपाल से जब वो आती है तो बिल्कुल प्लेन है, जब बिहार में इंटर करती है ऊपर से हाइट से नीचे आता है। अब 2004 से मैं लगातार बोल रहा हूं कि भाई
नेपाल में हाई डैम जब तक नहीं बनता है तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और वहां पर भारत सरकार भी कोशिश कर रही है, क्योंकि ये इंटरनेशनल इशू है। भारत सरकार को नेपाल सरकार से बात करना है। वहां अब आज तक डीपीआर नहीं बन पाया, तो फर्दर कोई प्रोग्रेस उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। और लेकिन ये है कि डिपार्टमेंट में हम लोग ये जरूर अब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को बहुत होप हो नहीं रहा है कि नेपाल में चीजें, क्योंकि उस स्पीड में या ऐसे नहीं हो रही है जो हम लोगों ने सोचा था। तो अब हम लोग ये जरूर प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में कि बिहार के अंदर जो छोटी छोटी नदी है उसको कैसे अगर इंटरलिंक करके इसके प्रभाव को अगर कम कर सकते हैं, खत्म की बात तो नहीं कर सकता हूं, तो वो जरूर हम लोग एक दो जगह मॉडल के रूप में एक्सपेरिमेंट बेसिस पर कोशिश करेंगे कि भाई ये करके देखें, और उससे अगर उसका कुछ प्रभाव कम हो सके तो फिर आगे और जगह इसको इम्प्लीमेंट। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि नदियों को जोड़ने की योजना जिसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने शुरुआत की थी, तो बिहार अपने नदियों को जोड़ने की कोशिश करेगा अपने बूते या फिर केंद्र सरकार के बूते? क्या है सर, प्लान क्या है? नहीं, ये सरकार अपने बूते ही, और मुख्यमंत्री जी का भी कंसर्न है। कल भी मीटिंग ली है उस पर उनका, और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग ये करके देखिए कि अगर बहुत सारा आपको रिवर है वो डेड हो गया, तो उसको अगर खुदाई करके अगर उसको जिंदा करते हैं और वहां पर अगर पानी डाइवर्ट होता है एक, प्लस अगर जो छोटा छोटा नदी है, ये तो बड़ा नदी में बताया नेपाल से आता है, जो इंटरनल रिवर है उसको अगर लिंक करके और वाटर मैनेजमेंट या पानी को हम लोग होल्ड कर सकते हैं, जहां ज्यादा पानी जिस रिवर में है उसको दूसरे रिवर में जहां कम है उसको डाइवर्ट कर, इंटरलिंकिंग का यही मतलब हुआ कि फ्लड के टाइम में उसको डाइवर्ट कर दिए दूसरे रिवर में। तो वो एक दो जगह डिपार्टमेंट में हम लोग इसको ऑलरेडी इस पर बातचीत चल रही है, जो एक्सपर्ट लोग हैं उसमें एडवाइस कर रहे हैं। तो वो अगर कुछ हो पाता है तो उसका ये एडवांटेज होगा कि अगर एक दो जगह सफल हो गया ये चीज, एक हम लोग नॉर्थ बिहार और एक साउथ बिहार में करने का सोच रहे हैं अभी जो इनिशियल जो स्टेज है, तो हम लोग आने वाले टाइम में इसको फिर आगे और इसका स्कोप बढ़ाएंगे और इससे कोशिश करेंगे कि जो पानी आता है उसको कम से कम बाढ़ का प्रभाव रहे, कम से कम वो प्रयास तो हम लोग जरूर कर रहे हैं। सर ये चूंकि बड़ी योजना है बिहार सरकार के लिए और पूरे देश में शायद पहला स्टेट होगा जो इस तरीके से कदम उठा रहा है, जो हमारे पास जानकारी है। मैं और को नहीं जानता हूं, लेकिन इंट्रा जो स्टेट के अंदर ही जो नदी है, हाँ, उसको लिंक करके और बाढ़ के प्रभाव को कम किया जाए, ये डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हम लोगों ने इनिशिएट कर दिया है और मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन पे ही हो रहा है। सर एक सवाल और है कि दो मुख्य समस्या जिसके बारे में आपने भी बताया कि हाई डैम की बात करते हैं और गाद की समस्या, तो ये दोनों समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा तो बाढ़ की त्रासदी नहीं रोकी जा सकती है, लेकिन इसके लिए किया क्या जा रहा है? देखिए, हाई डैम तो भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच एग्रीमेंट के तहत उस पर काम होना है, और बिहार सरकार के तरफ से मैं भी जा करके मिला था और मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी लगातार इसमें चिट्ठी लिखना हो, बात करना हो, किया गया, लेकिन उसमें कोई अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल रहा है। भारत सरकार भी कोशिश कर रही है, शायद नेपाल से ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो उसको तो परस्यू करते रहना पड़ेगा। और जब तक ये हो, माने ये भी देखना पड़ेगा कि नेपाल को भी इसका एडवांटेज है, मुझे नहीं पता क्यों, उनके यहाँ भी फ्लड आता है, उनको भी इसका फायदा है, लेकिन चीजें मूव नहीं कर रही। मैं बड़ा स्पष्ट बता, कुछ भी उसमें मैंने 2004 से हो गया 15 साल से ज्यादा डीपीआर में 1 इंच नहीं मूवमेंट हुआ। तब मुझे नहीं पता आगे क्या स्थिति बनेगी, लेकिन हम लोग इसको परस्यू कर रहे हैं। ये तो हाई डैम के बाद एक बात हो गई। सेकंड जो बात कह रहे हैं आपकी गाद पॉलिसी को लेकर के, गाद को लेकर के, पूरा फरक्का बिहार के लिए तो अभिशाप है। हम लोग लगातार बोलते रहे हैं इस चीज को। फरक्का बराज बना और उसके अपस्ट्रीम में देखिएगा, भागलपुर से लेके बक्सर तक जो पूरा का पूरा गाद वहां पर है। जितना दिन में पटना से फरक्का पहले पानी जाता था, उससे बहुत ज्यादा दिन अब लगता है फरक्का को पटना से पानी पहुंचने में। इसका मतलब पूरा सिल्ट ऊपर में जमा हो गया। अब जैसे बिहार सरकार उठाती रही इस बात को कि अब
टाइम आ गया है कि नेशनल सिल्ट पॉलिसी लाना चाहिए, राष्ट्रीय गाद नीति लाना चाहिए। उसको डिसिल्टिंग नहीं होगा तो वो इम्पॉर्टेंट है एक चीज। सेकंड, जो फरक्का बराज है उसको स्टडी करके, अगर अब डिसमेंटल करने का तो मैं नहीं कह सकता हूं कि माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बातचीत के थ्रू ये हुआ हो, लेकिन इसका रिट्रोफिटिंग जो बोलते हैं, दोबारा इसको पूरा का पूरा इसमें जो पानी का बहाव है उसको और बढ़ाना, पानी के बहाव को और भी उसमें ये देना, वेंट बढ़ाना, ये सारा चीज जो है वो चीज देख करके तभी आपको संभावना बनता है कि गंगा का जो अविरलता की भी बात करते हैं हम लोग, या गंगा के अपस्ट्रीम में जितना पटना भी है उसमें जो ये है उससे निदान मिल सकता नहीं। आने वाले टाइम में बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अगर फरक्का बराज को ठीक से उसका रिट्रोफिटिंग नहीं हुआ, उसका वेंट नहीं बढ़ाया गया, डिसिल्टिंग नहीं हुआ, तो आने वाले टाइम में गंगा में भी जो बिहार का पार्ट है उसमें समस्या रहेगी। तो ये था हमारे साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है और न्यूज 18 पे एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि बिहार के अंदर जो छोटी छोटी कई नदियां हैं उसको जोड़ने की तैयारी की जा रही है, और अगर ये योजना सफल हो गई तो शायद बिहार में जो हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं उसमें बहुत कमी आ सकती है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो देखिए, बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए और लोगों को बचाने के लिए बिहार सरकार भी गंभीर है, और सरकार जिन योजनाओं पर काम कर रही है उनको अगर लागू कर दिया गया तो हर साल आने वाली बाढ़ से एक बड़ी आबादी को बचाया जा सकता है। और देखिए, सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके बारे में अभी मंत्री संजय झा बता रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जो नदियां हैं उनको जोड़ने का काम अब किया जाएगा और उस पर काम शुरू किया गया है, ये बात रही सरकार की। लेकिन विपक्ष जो है इस पर हमलावर है। विपक्ष की तरफ से सरकार की ओर निशाना साधा गया है। देखिए क्या कुछ कहा गया है। अरे आपके जनता की 20,000 करोड़ की संपत्ति हर साल डूब जाती है और आप ट्विटर खेलते हैं, फरक्का डैम का सिल्ट पे इल्जाम लगाते हैं। अरे आपके पटना में गंगा बहती है, इसका सिल्ट आप क्यों नहीं हटवाते हैं? केंद्र में 6 साल से आपका समर्थन है और आप आई वॉश करने का काम कर रहे हैं ट्विटर के माध्यम से। आई वॉश मत कीजिए, जनता की संपत्ति बह जा रही है, जनता आक्रोशित है। आप जमीन पे उतरिए और बिहार को बाढ़ से बचाइए, जो लोगों की संपत्ति बह रही है उसको बचाइए। सामने गंगा है, नमो गंगा करने से नहीं होता, इसका सिल्ट निकालिए। देखिए, बाढ़ जो है बिहार की आम जनता के लिए आफत है, लेकिन बिहार की भाजपा जदयू सरकार के लिए कमाई का जरिया है। इसलिए आपने देखा होगा कि साल दर साल बाढ़ की विभीषिका बढ़ रही है। मतलब साल दर साल यहाँ के तटबंध कमजोर हो रहे हैं, बांध कमजोर हो रहे हैं, मरम्मत ही नहीं की जा रही है तो कमजोर हो रहे हैं। तो एक मोटी कमाई है जिसका हिस्सा सब में बंट रहा है। बाढ़ बिहार के अंतर्गत जो प्रत्येक वर्ष होता है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के अभी जो प्रयास है वो भी सबके संज्ञान में है कि किस प्रकार से डैम का निर्माण करके वहाँ राहत किया जा सके बिहार के दृष्टिकोण से। और अभी भी केंद्र के सरकार अनेक योजनाओं के तहत इसके विचार और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय विषय पर नेपाल की सहभागिता की जितनी प्रामाणिकता होगी उसके तहत ही आगे बढ़ने का काम हो सकता है। तो एक म्यूचुअल विषय है, तो केंद्र और राज्य दोनों समन्वय भाव से ये चाहती है कि बिहार में इन सब चीज़ों से निजात मिल पाए। बागमती, गंडक, कमला, महानंदा, बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो नेपाल के रास्ते बिहार आती हैं और गंगा में मिलती हैं। जब नेपाल में अति वर्षा होती है तो इन नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और बिहार में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए यह जरूरी है कि नेपाल में इन नदियों पर हाई डैम बने। भारत नेपाल के बीच इस मामले पर दशकों दशक से वार्ता चल रही है, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं। तो देखिए, बिहार में बाढ़ को लेकर सियासी महाभारत शुरू हो चुका है। सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि जो जितने भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। और देखिए, बाढ़ पर सियासी घमासान के बीच आरजेडी को लगता है कि बाढ़ से बिहार को तेजस्वी यादव ही निजात दिला सकते हैं, जबकि हम का कहना है कि अगर फरक्का बराज को तोड़ दिया जाए तो बाढ़ से बचा जा सकता है। में बाढ़ से निजात दिलाने के लिए 16 वर्षों से एनडीए सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की है। डबल इंजन की सरकार से कोई फायदा बिहार को नहीं मिला। बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए
नीतीश कुमार जी की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। करोड़ों अरबों रुपये राशि बहाए गए पानी के तरह, लेकिन कोई निराकरण इसका नहीं हुआ। अब इस सरकार को जाने के बाद ही बिहार को बाढ़ से राहत मिलेगी। लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमेशा कहा है कि जब तक फरक्का बराज नहीं टूटेगा तब तक बाढ़ से बिहार को राहत नहीं मिल पाएगी। इसलिए बिहार सरकार ने लगातार केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि आप फरक्का बराज को तोड़ दीजिए, तभी जाकर के बिहार बाढ़ के अभिशाप से मुक्त हो पाएगा। तो देखिए, बाढ़ पर बिहार में सियासी घमासान छिड़ा है और आरजेडी की माने तो आरजेडी को लगता है कि तेजस्वी यादव बाढ़ से बिहार को निजात दिला सकते हैं, लेकिन कैसे, ये आरजेडी नेता बता नहीं रहे। और इसी बीच समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जल जमाव से परेशान होकर लोगों ने सड़क जाम किया है। करीब 2 घंटे से सड़क जाम किया गया है, जहां पर लोग जो हैं काफी ज्यादा परेशान हैं। ये बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं। जल जमाव की समस्या को लेकर सड़क जाम किया गया है। समस्तीपुर ताजपुर और समस्तीपुर पूसा रोड को जाम किया गया है। भोला टॉकीज के पास लोगों ने सड़क जाम किया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखें किस तरीके से लंबी कतार गाड़ियों की लगी हुई है। यहाँ पर जल जमाव से परेशान होकर लोगों ने सड़क जाम किया है। उनका कहना है कि लिखित आश्वासन के बाद भी जल की निकासी नहीं की गई। सोमवार को प्रदर्शन के बाद नगर निगम की तरफ से भरोसा दिलाया गया था कि जल की निकासी कर ली जाएगी, लेकिन अभी तक समस्या का निदान नहीं हुआ है, जिससे आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। समस्तीपुर के भोला टॉकीज चौक पर एक बार फिर मोहल्ले वालों के द्वारा सड़क जाम कर दिया गया है, जिसके कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। मैं तस्वीर के जरिए दिखाना चाहूँगा, ये समस्तीपुर ताजपुर रोड है और यहाँ से जाम होने के बाद पूरी तरह यातायात ठप हो गई है और इसके कारण समस्तीपुर पूसा मार्ग पर भी पूरी तरह से यातायात ठप है। दूसरी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, जो वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। ये तस्वीर है पिछले 2 दिन पूर्व भी यहाँ पर मोहल्ले में जल जमाव की समस्या को लेकर के लोगों के द्वारा सड़क जाम किया गया था, जिसके बाद लिखित आश्वासन प्रशासन के द्वारा दिया गया था कि 100 HP के पंप लगा करके यहाँ से जल निकासी किया जाएगा, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर हम लोगों से जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्या आ रही है। बहुत दिक्कत है सर, पानी इतना लगा हुआ है कि डेंगू मच्छर है, सब बुआ रहा है, पैर सड़ जा रहा है सबका, कितना लोग बीमार हैं। इसमें क्या कहना है, प्रशासन कुछ सुनता ही नहीं है। तो प्रशासन नहीं सुन रहा और भी लोग हैं, क्या कहेंगे, क्या किस चीज को लेकर के जाम किए हैं आप लोग? ये जो है गली गली पानी घर से निकलने का नहीं है, बाल बच्चा घर में कैद है, एक रत्ती प्रशासन को दिमाग काम नहीं करता है। आप मान लीजिए घर से कैसे निकलेगा, सब्जी लाने कैसे जाएगा, ट्यूशन जो जाता है बच्चा उसका पढ़ाई लिखाई बंद है, घर में बच्चा गिर जाता है, नाली में डूब जाता है। ये प्रशासन के चलते देखिए बताए क्या कितना जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जल जमाव के कारण ही आज मान लीजिए कोलरा फलना चिलना अनेक तरह का रोग उत्पन्न हो रहा है। जो यहाँ का बच्चा प्रत्येक दिन सदर अस्पताल में जा रहा है ये बीमारी के कारण। मैं इतना ही कहता, अगर ये बंद नहीं हुआ, पानी निकासी जल जो जमाव दूर नहीं हुआ, तो हम लोग चक्का जाम करते रहेंगे, उस धरना डालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, गाड़ी में आग लगा देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। लोगों का आक्रोश है जो देखने को मिल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था 2 दिन पूर्व, वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद एक बार फिर लोगों का आक्रोश यहाँ भड़का है और पिछले 2 घंटे से सड़क जाम किए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुंचे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे अपडेट लेते हैं कि फिलहाल क्या कुछ स्थिति है। मुकेश, देखिए तस्वीरें तो हमने देखी और हमने देखा कि लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या जाम को छुड़वाया गया है, क्या नगर निगम की तरफ से वापस से भरोसा दिलाया गया या फिर वहां पर प्रशासन की टीम पहुंची है? जी, यहाँ पर अभी खुद सदर SDO RK दिवाकर और सदर DSP प्रीतीश कुमार टाउन पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों को समझा बुझाकर जाम को खत्म करा दी है। और हमारी बातचीत सदर SDO RK दिवाकर से हुई है, उनके द्वारा कहा गया है कि अभी पूरे जितने भी जल जमाव वाला इलाका है पंजाबी कॉलोनी का, उसका सर्वे करा करके आज ही वहाँ पर पंप लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जल निकासी करवाया जाएगा जो जल जमाव है, जिसके बाद लोग जाम समाप्त कर दिए हैं। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी जागरूक हो गए हैं और ऐसे में अब उनकी तरफ से भी ये खुला मोर्चा भी खोला जा रहा है कि अगर सरकार की तरफ से या नगर निगम की तरफ से साफ सफाई नहीं कराई गई, जल निकासी नहीं करवाई गई, तो जो जितने भी लोग हैं वो प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। और देखिए, अगली खबर कटिहार से आई, जहां एक शराबी को पुलिस वालों पर अभद्र टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। एक शराबी जो है फलका थाने के एएसआई से यहां उलझ गया, उसके बाद उनसे बहस करने लगा। बाद में पुलिस वालों ने उसे पकड़ा, उसकी पिटाई की और उसे थाने ले गए। अगली खबर दरभंगा से है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें बस जो है वो सड़क पर पलट गई, जिसमें 2 व्यक्ति की मौत हो गई है और करीब 12 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको मौके वारदात की हम दिखा रहे हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि दरभंगा से बेगूसराय बस जा रही थी, तभी सैद नगर के पास सड़क किनारे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 यात्रियों की जहां मौत हो गई, वहीं 12 यात्री घायल हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और देखिए, इधर किशनगंज में 4 विदेशी नागरिकों के गिरफ्तारी हुए। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवानों ने इनको गिरफ्तार किया है। उसके बाद इनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये लोग अफ्रीका के कैमरून से हैं और वहां से ये लोग नेपाल के रास्ते बिना वैध कागजात के भारत में प्रवेश कर रहे थे। इसी दौरान इनको पकड़ लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी नक्सलबाड़ी बस स्टैंड के पास से हुई है। आवश्यक कार्रवाई के बाद इन लोगों को नक्सलबाड़ी थाने को सौंप दिया गया है। और पूर्णिया में एक पिता अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए और इंसाफ पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। इस पिता ने आईजी से लेकर डीआईजी तक सबसे अपनी शिकायत की, लेकिन किसी ने इस शिकायत को नहीं सुना है। लेकिन उन्हें अभी भी इंसाफ का इंतजार है। मामला जलालगढ़ थाना के रसेली घाट का है। पीड़ित हसबुल के मुताबिक 3 जुलाई को रसेली घाट के संचालक कयूम, रिजवान और हजरत समेत 6 लोगों ने मिलकर परमान नदी में डुबाकर उनके बेटे नाजिम की हत्या कर दी और बाद में नाजिम के डूबने का शोर मचाया। बेटे की संदिग्ध हत्या से पिता दुखी हैं और इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पहले हमें उसका एप्लीकेशन लिखा थाना प्रभारी को दिए, थाना प्रभारी 6 तारीख में दिए तो वो अभी तक कुछ नहीं सुना। तो ये लिए जो है एसपी साहब के पास आए हैं। हाँ, अभी हम लोग एसपी साहब के यहाँ आए हैं क्योंकि हमारा जो है भतीजा को नदी में डुबा के मार दिया गया है, सब साजिश करके। और घाट मालिक और अदर आदमी भी है, उसमें 5-7 आदमी है। पहले जो है थोड़ा सा कितनी हुआ था उन लोगों ने। यहाँ भी हम लोग दरखास्त दिए हैं, आईजी में दिए हैं, दरखास्त डीएसपी साहब को भी दिए गए हैं। अब तक इसका कोई सुनवाई नहीं है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मारपीट और तोड़फोड़ की ये लाइव तस्वीर उज्जैन से आई है। उज्जैन के सांवेर रोड पर खाने के बिल को लेकर ढाबा मालिक और ग्राहक बनकर आए गुंडों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि गुंडों ने होटल मालिक की जमकर पिटाई कर दी। ढाबा संचालक के सिर में चोट आई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गुंडों